आज हम गो थ्रू करेंगे आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल लॉ एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस बाय अमरीन को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैं हूं अमरीन आमिर और आजकल हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेनेट के बारे में। सेनेट का मैं आपको बताऊं कि ये अपर हाउस है, अपर लेजिस्लेटिव हाउस है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है और फेडरल लेवल पे हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर से मुराद है कि हमारे पास एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। लोअर हाउस नेशनल असेंबली कहलाता है, जिसपे ऑलरेडी मेरा लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है, तो आप इस लेक्चर के बाद उस लेक्चर को भी गो थ्रू कर लीजिएगा। और अपर हाउस जो है वो सेनेट कहलाता है। तो आज हम सेनेट की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 50 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो पार्लियामेंट की कंपोजिशन के बारे में बताता है। तो जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है उसकी कंपोजिशन में वी हैव प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, देन वी हैव सेनेट एंड देन वी हैव नेशनल असेंबली। तो आज हम सेनेट को पढ़ेंगे। तो सेनेट जो है ये अपर हाउस है पाकिस्तान का, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है सेनेट में अंडरस्टैंड करने वाली वो दो चीजें हैं। एक तो सेनेट की कंपोजिशन किस तरीके से होती है, और दूसरा जो सेनेट का टेन्योर है वो क्या होता है। तो इस चीज को और कुछ पावर्स को हम देखेंगे सेनेटर्स की आज की इस सेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेंबरशिप के बारे में बताऊंगी कि जो 104 टोटल सेनेटर्स होते हैं उन सेनेटर्स की ये 104 का जो फिगर है ये फिगर कैसे आता है। तो इसमें बेसिकली जो है वो आपके सामने मैं डिफरेंट इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है। तो सबसे पहले अगर आप ये देखें कि वी हैव प्रोविंशियल असेंबलीज का एक नंबर है, फिगर्स है, तो उसको देख लेते हैं। तो 14 जनरल मेंबर्स फ्रॉम ईच असेंबली, जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं दे विल इलेक्ट 14 मेंबर्स, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं तो ये 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो वी गेट द फिगर ऑफ 56। तो 56 सेनेटर्स जो है वो जनरल सीट्स के होंगे फ्रॉम एवरी असेंबली। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये हर असेंबली से 14 मेंबर्स का क्या है। बेसिकली जो सेनेट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। दैट मीन्स कि ये कोई पब्लिक इलेक्शन नहीं होता है कि उस दिन पब्लिक को जाके वोटिंग करनी होती है। जैसे कि हमें पता है कि जितनी भी हमारी असेंबलीज हैं उनमें अवाम की नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो वो जो नुमाइंदे हैं वो वोटिंग करते हैं बेसिकली सेनेटर्स के लिए। अब वो वोटिंग भी जो होती है उसको हम इंजीनियर्ड वोटिंग कह सकते हैं या प्रेडिक्टेबल वोटिंग कह सकते हैं। वो इस सेंस में कि किसी भी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन के हिसाब से जो सेनेटर्स हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट सामने आते हैं, और वो तब होता है कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबरान जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ डिसलॉयल्टी शो करते हैं और अपनी पार्टी की कमिटमेंट के बरक्स वो किसी और कैंडिडेट को वोट करते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो एक छोटा नंबर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो जनरली वी कैन से कि ये प्रेडिक्टेबल इलेक्शन होता है इन द सेंस कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और किसी भी असेंबली के अंदर बिकॉज पता होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की प्रोपोर्शनली कितनी सीट्स हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो सेनेटर्स जो है वो इलेक्ट हो जाते हैं। तो 14 सेनेटर्स फ्रॉम ईच प्रोविंशियल असेंबली, तो ये टोटल 58 का फिगर है। देन 4 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन फ्रॉम ईच असेंबली, तो हर असेंबली में जो है वो 4 सीट्स जो है वो खवातीन के लिए हैं पर्टिकुलरली। ये जनरल सीट्स के अलावा हैं। अब जनरल सीट्स में खवातीन भी हो सकती हैं, माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो वुमेन बेस्ड 4 सीट्स हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन की नुमाइंदगी होगी। बेसिकली ये स्पेसिफिक सीट्स रिजर्व करने का पर्पस क्या होता है।
पर्पस ये होता है कि आपको मिनिमम वहाँ पर असेंबली में सेनेट में एक नुमाइंदगी मिल सके। मतलब अगर जनरल सीट पे सारे मेल कैंडिडेट्स भी हैं तो ये जो दूसरी क्लासिफिकेशन है जहाँ पे हर असेंबली से 4 खवातीन का आना ज़रूरी है, तो इसमें क्या होगा कि जनरल सीट्स के अलावा खवातीन को लाजमी तौर पर जो है वो नुमाइंदगी दी जाएगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें भी स्पेसिफिकली मेंशन है कि खवातीन को जो है वो स्पेसिफिक नुमाइंदगी दी जाएगी और उनको सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करने के फुल फ्लेज ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट बेसिस मौके दिए जाएंगे। तो 4 सीट्स जो हैं वो हर सूबे में खवातीन की हैं, उन 14 सीट्स के अलावा जो कि जनरल सीट्स हैं। अब इसमें भी सेम यही फॉलो होता है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक प्रोविंशियल असेंबली है जिसके अंदर टोटल 60 सीट्स हैं, ठीक है। और इन 60 सीट्स में इस असेंबली के अंदर इन 60 सीट्स में जो है वो 40 सीट्स जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैं और 20 सीट्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हैं। तो अब क्या होगा कि इसमें जो 40 सीट्स वाली पॉलिटिकल पार्टी है उनको 3 वुमेन रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी और जो 20 सीट्स वाली पॉलिटिकल पार्टी है उनको एक रिजर्व सीट मिल जाएगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर दिया समझाने के लिए कि ये किस तरीके से ये जो 4 खवातीन हैं इनकी नुमाइंदगी होगी। अच्छा, उसके बाद 4 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है फॉर टेक्नोक्रेट्स इंक्लूडिंग उलमा। तो अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात टेक्नोक्रेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो टेक्नोक्रेट इज अ पर्सन हु हैज टेक्निकल नॉलेज ऑफ एनी स्पेसिफिक फील्ड। लाइक एक इकोनॉमिस्ट है तो ही इज अ टेक्नोक्रेट, एक बैंकर है वो टेक्नोक्रेट है, एक लॉयर है वो टेक्नोक्रेट है, एक कोई भी ऐसा शख्स जिसकी एक्सपर्टीज है इन सम स्पेसिफिक फील्ड, ही इज कॉल्ड टेक्नोक्रेट। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया और जो उलेमा हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया, बिकॉज नो डाउट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो कि इस्लाम से मुनाफी हो। तो अब उलमा कराम के पास जो है वो स्पेसिफिक नॉलेज होती है इस्लाम की, तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है असेंबलीज के अंदर, हाउसेस के अंदर। तो इसलिए टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन में उलमा कराम को भी जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 4 सीट्स खवातीन की हैं उसी तरह 4 सीट्स जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स की हैं हर असेंबली में सेनेट के लिए। अब बात यह है कि वाई वी नीड टेक्नोक्रेट्स, जबकि हमने जब नेशनल असेंबली पढ़ा तो हमने पढ़ा कि वहां पे किसी किस्म की क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि असेंबली के अंदर, हाउसेस के अंदर, या हम जिसको कह लेंगे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री कमेटीज फॉर्म की जाती हैं, जिसमें कुछ कमेटीज होती हैं जो बहुत टेक्निकल होती हैं, जो इकोनॉमी को देख रही हैं, जो इंडस्ट्री को देख रही हैं, जो लॉ के मैटर्स को देख रही हैं, या इस तरह के फॉरेन अफेयर्स मैटर्स को देख रही हैं। तो वहां पे फिर आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। नेशनल असेंबली में चूंकि जनरल इलेक्शन होता है, अवाम उसमें वोटिंग करती है, तो कोई भी ऐसा शख्स जिसकी इलेक्टिबिलिटी है, इलेक्टिबिलिटी से मुराद है एक ऐसा शख्स जो कि लोगों से वोट ले सकता है, तो नेशनल असेंबली के लिए उस शख्स को प्रेफर किया जाता है जिसकी इलेक्टिबिलिटी होती है, जो अवाम से वोट ले सकता है, तो उस शख्स को जो है वो नेशनल असेंबली का टिकट दिया जाता है। लेकिन सेनेट में बाज़ दफा आपके ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत पॉपुलर तो नहीं होते अमंग अवाम, उसको के उसके अंदर इतनी इलेक्टिबिलिटी नहीं होती, लोग शायद उनको जानते भी नहीं होते बाय नेम, लेकिन उन लोगों के पास ऐसी नॉलेज होती है जो कि इनएविटेबल है, जो हमें लाजमी तौर पर चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, इफ वी वांट कि हमारे पास जो लॉज बने, हमारे पास जो लेजिस्लेशन हो वो अच्छी क्वालिटी लेजिस्लेशन हो। तो फिर इसलिए टेक्नोक्रेट्स का भी जो है वो कोटा रखा गया है। और उसके बाद नॉन मुस्लिम्स की जो है वो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सूबा नहीं है जिसमें माइनॉरिटीज़ ना रहती हों, तो इस वजह से चारों सूबों से एक एक सीट जो है वो नॉन मुस्लिम्स की है। अच्छा, इसके बाद जो है वो 8 मेंबर्स हैं जो फ्रॉम फाटा है, और जैसे कि आपको पता है कि जो फाटा है वो जम हो चुका है, उसका काफ़ी एरिया केपी के अंदर, तो उस हिसाब से वो वाली सीट्स जो है वो भी
वही पर्टिकुलर प्रोविंस जो है वो इंजॉय करेगा। अच्छा, उसके बाद फेडरल कैपिटल हमारा आ जाता है इस्लामाबाद। तो टोटल मेंबर्स है इस्लामाबाद के 4 और उसमें 2 जनरल सीट्स पर है, 1 खातून है और 1 टेक्नोक्रेट है। तो टोटल 4 सीट्स जो है वो इस्लामाबाद की है। तो ये टोटल जो है वो कंपोजिशन है सेनेट की। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम 3 एंटिटीज में डिवाइड कर देते हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज, देन फेडरल सिटी और देन जो है वो हमारा जो ट्राइबल एरियाज है वो, और उसके हिसाब से ये सीट्स की क्लासिफिकेशन है। तो फॉर्मूला हमारा वही है, 14 है, फिर 4 है, फिर 4 है और फिर 4 है, ठीक है। और उसके बाद 8 मेंबर्स फाटा के, और उसके बाद जो है वो फेडरल कैपिटल का जो है वो सीट्स है वो भी अगेन 4 ही हैं। तो आपने जो है वो फाटा की जम होने वाला जो रेलेवेंट लॉ है उसको जरूर गो थ्रू करके इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, ये मैंने आगे एक टेक्नोक्रेट की जो है वो डेफिनेशन मेंशन कर दी है कि टेक्नोक्रेट जो है वो कौन हो सकता है। तो बेसिकली हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खुद ही देख सकती है कि उन्होंने अपने किस कैंडिडेट को या अपने किस मेंबर को टेक्नोक्रेट की सीट पर लाना है। ऐसा जिसका कोई एग्जाम नहीं है या हम कहें कि इसकी कोई लिखी पढ़ी क्वालिफिकेशंस है तो वो बताना मुश्किल है। सेनेट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एंड एज आई टोल्ड यू कि प्रोपोर्शनल जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है हर पॉलिटिकल पार्टीज की। तो सीट्स की डिवीजन जो है वो प्रोपोर्शन के हिसाब से है। अच्छा, सेनेट जो है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू दिस सोल्यूशन, सो इट्स अ परपेचुअल फोरम। लेकिन तारीख में ये मुशर्रफ के दौर में हुआ कि सेनेट को भी जो है वो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अदरवाइज सेनेट का साइकिल चलता है, हर 3 साल के बाद जो है वो 50% मेंबरशिप जो है वो उनका टेन्योर पूरा हो जाता है और फिर उसके बाद 50% मेंबरशिप नहीं आ जाती है। फिर अगले 3 साल बाद वो 50% जो पीछे से कंटिन्यू कर रहे थे उनका जो टाइम है वो पूरा हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ सेनेटर्स के रिटायरमेंट का तरीका। बेसिकली 6 इयर्स का टाइम फ्रेम मिलता है हर सेनेटर को, और उसमें क्या होता है कि आफ्टर एवरी 3 इयर्स जो है वो 7 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे। जैसे आपको 14 की कंपोजिशन है हर प्रोविंशियल असेंबली से, तो हर प्रोविंशियल असेंबली के 7 मेंबर्स वो हो जाएंगे रिटायर और उनकी जगह नए 7 आ जाएंगे। और फिर अगले 3 साल के बाद वो 7 मेंबर जो पहले रहे थे, रिटेन किए थे, वो रिटायर हो जाएंगे। तो इसमें हुआ ये, जैसे मैंने आपको बताया कि एक दफा सेनेट को जो है वो दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो सिर्फ उस साल में ये किया गया था कि ड्रॉ के जरिए जो है वो 3 साल के बाद नाम निकाल लिए गए थे 50% सेनेटर्स के। लेकिन उसके बाद जितनी भी सेनेट्स हैं उनका टेन्योर हर सेनेटर को जो है वो 6 साल का ही मिला है। तो अगर 4 खवातीन हैं तो उसमें से 2 खवातीन जो है वो चली जाएंगी और 2 नई आ जाएंगी, और इसी तरह वो जो पिछली 2 थी जो पहले 3 साल गुजार चुकी थी वो अगले 3 साल के बाद वो चली जाएंगी और उनकी जगह नई 2 आएंगी। तो इस तरह सबको जो है वो पूरे 6 साल जो है वो सेनेट में सर्व करने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के जरिए इलेक्ट हुआ है तो उसको सिर्फ उतना टेन्योर मिलेगा जितना उस सेनेटर का टेन्योर बाकी था जो सेनेटर की जगह पे ये इलेक्ट हुआ है। सपोज एक सेनेटर की डेथ हो जाती है और जब उसकी डेथ हुई तो उसका 2.5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो चुका था। तो इस सीट पर आने वाला जो नया सेनेटर है इसको बेसिकली 3.5 साल का टेन्योर मिलेगा, पूरे 6 साल का टेन्योर नहीं मिलेगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब बिल्कुल सेनेट में उसी तरीके से होता है जिस तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नेशनल असेंबली में होता है कि आफ्टर टेकिंग ओथ जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें ही इसको मुंतखब किया जाता है। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का काम भी यही है कि वो सेनेट के बिजनेस को रेगुलेट करते हैं, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं और डेकोरम का जो है वो लुक आफ्टर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है वो सेनेट में
वोटिंग और कोरम का क्राइटेरिया जो है वो क्या है। तो वोटिंग इन द सेनेट शैल बी टेकन बाय द majority of members present. The person presiding the quorum shall not vote except in the case of equality of votes. So likewise, स्पीकर की तरह जो सेनेट का चेयरमैन है वो भी सिर्फ तब वोट करेगा जब वो टाई हो जाएगी, उस टाई को ब्रेक करने के लिए। अब इसमें वर्ड आप पढ़े कि प्रिजाइडिंग द कोरम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, अगर डेप्टी चेयरमैन जो है वो प्रिजाइड ओवर कर रहा है तो वो भी फिर सिर्फ उसी टाइम वोट करेगा जब टाई हो जाएगी, तो उस टाई को ब्रेक करने के लिए। और बाकी मेजॉरिटी वोटिंग जो है उसी को प्रॉपर वोटिंग कंसीडर किया जाएगा। President of Pakistan has privilege to address to Parliament of Pakistan at any time whenever he desires or whenever he deems it fit. तो वो कर सकता है एड्रेस ईदर हाउस और बोथ हाउसेस को। जॉइंट सेशन को भी कॉल अप किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ये आर्टिकल यहाँ पे फिर गलती से जो है वो 56 सेक्शन लिख दिया गया, ये दिस इज बेसिकली आर्टिकल, तो आपने इसको जो है वो ए कर देना है, एस नहीं लिखना है, ठीक है। तो इट्स अंडर आर्टिकल 56। अंडर आर्टिकल 57 जो है वो बताया है कि कौन कौन जो है दे हैव राइट टू स्पीक इन द सेनेट सेशन। तो प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज राइट टू स्पीक जब भी उसे ज़रूरत महसूस हो। फेडरल मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, एंड दी अटॉर्नी जनरल है, और बाकी जितने भी जो इस तरह के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट का वर्जन जो है वो बताना होता है। बिकॉज अब देखें अपोजिशन की तरफ से काफ़ी क्वेश्चन रेज किए जाते हैं जिन क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए फिर जो है वो कोई भी बात कर सकता है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है। सेनेटर्स की ओथ जो है वो आर्टिकल 65 के तहत होती है और ये थर्ड स्केड्यूल में है, और इनकी प्रिविलेजेस यही है, दे कैन स्पीक इन दी पार्लियामेंट हाउस, और उसके अलावा दे आर नॉट लायबल फॉर एनीथिंग विच इज सेड इन दी हाउस। पार्लियामेंट्री जिसे प्रिविलेज कहते हैं वो इन सबको हासिल है। पावर्स ऑफ सेनेटर की अगर हम बात करें तो दे हैव ह्यूज लेजिस्लेटिव पावर्स। जितने भी बिल्स हैं उनको पाकिस्तान की सेनेट जो है वो लुक आफ्टर करती है, और वो नेशनल असम्बली से अगर इनिशिएट होते हैं तो उनकी सब्सिक्वेंटली वोटिंग सेनेट में होती है, और अगर सेनेट से इनिशिएट होते हैं तो फिर नेशनल असम्बली में सब्सिक्वेंट वोटिंग होती है। सेनेटर्स हैव पावर टू इलेक्ट चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन, दे हैव पावर टू पार्टिसिपेट इन अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डिनरी लॉज की अमेंडमेंट है उसमें दे कैन पार्टिसिपेट, दे हैव पावर टू मूव एनी बिल फॉर रिपीलिंग एनी लॉ, और दे कैन पार्टिसिपेट इन बिल्स फॉर इनेक्टिंग न्यू लॉज। दे हैव पार्टिसिपेट टू डिस्कस ऑन जनरल पब्लिक इश्यूज। दे हैव पावर टू वोट फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देन कोई भी लेजिस्लेटिव बिल्स हैं उनको देखा जा सकता है। देन पार्लियामेंट्री कमेटी की फॉर्म में ये जजेस की अपॉइंटमेंट में किरदार अदा करते हैं, एंड देन दे कैन मूव मैनी रेजोल्यूशंस, करारदाद मूव की जा सकती है, उसको पास किया जा सकता है, एंड दे पार्टिसिपेट, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें ये वोटिंग करते हैं, और इसके अलावा भी डिफरेंट पार्ट्स हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। यूएसए में भी सेनेट है और पाकिस्तान में भी सेनेट है, तो थोड़ा सा पावर्स के हिसाब से अनलाइक यूएसए, पाकिस्तान में सेनेट जो है इट्स अ वीक चैम्बर, इस वजह से कि जो यूएसए की सेनेट है उनके पास फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो बहुत ह्यूज है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो नेशनल असम्बली जो है वो ज़्यादा फाइनेंशियल बिल भी नेशनल असम्बली में ही मूव होता है, और जनरली जो फाइनेंस के मैटर्स हैं वो भी उधर से ही ज़्यादा इनिशिएट होते हैं। तो नेशनल असम्बली के पास जो है वो ज़्यादा ह्यूज पावर्स हैं, क्योंकि जिसके पास फाइनेंशियल पावर्स होती हैं डेफिनेटली ताकत जो होती है वो उसी के पास है होती है। तो आज हमने टॉपिक किया है सेनेट का, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट्स बहुत कम हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो इसको याद रखना बहुत आसान है। अब एक बात आती है कि हम ये लेक्चर्स जो है ये कब सुने।
तो आप मतलब हमें ये होता है कि अच्छा चलिए जी, आजकल मेरे कोई पेपर नहीं हो रहे या आजकल मुझे सेनेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लेक्चर नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आप जब एक चीज़ को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो चीज़ आपको याद रह जाती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपने एक स्पेसिफिक टाइम पर ही सुननी है जब आपको उसकी ज़रूरत हो। तो आपको जब भी टाइम मिले, आप ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आप ज़रूर हैंड फ्री लगा लिया करें और सुना करें लेक्चर्स को। देखने तो ज़रूरी नहीं है, सुनने ज़रूरी है, ताकि आपके कानों में जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा पहुंच जाए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्यूरी हो या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैक्सिमम लेक्चर्स को शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।